नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। पहली प्रश्नावली के सभी प्रश्न हैं उनको तो हमने हल कर लिया है। आज हम इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है 240 व 162 के अभाज्य गुणनखंड करो। इनके अभाज्य गुणनखंड करने, पहली संख्या है 240 और दूसरी संख्या है 162। पहले 240 के अभाज्य गुणनखंड करें। इसके लिए हमें भाजकता के नियम पता होने चाहिए। तो 240 में इकाई का अंक है वो 0 दे रखा है हमें। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 का भाग चला जाता है, तो इसमें 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देंगे तो 240 है, इसको 24 गुणा 10 लिख सकते हैं। 24 दाई 240 होते हैं। अब दोनों के अंदर 2 का भाग दे देते हैं। अब इसमें 2 का भाग देंगे हम, तो 24 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 12 बार, और 12 को 10 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 120। अब 120 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 60 बार। फिर 60 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 30 बार। फिर 30 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो ये जाएगा 15 बार। 15 दुए 30। अब 15 में इकाई का अंक 5 आ गया, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा फिर हम देखते हैं 3 का भाग। तो अंकों को जोड़ के देखें, 1 और 5 6, 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। अब 5 एक अभाज्य संख्या, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब संख्या को लिख देंगे, संख्या क्या है 240। अब बराबर में जिन जिन संख्याओं का भाग दिया है उनको गुणा में लिख देंगे। तो 2 का भाग हमने 4 बार दिया है तो 2 को 4 बार गुणा में लिख देंगे, और फिर उसके बाद में 3 का और 5 का भाग दिए गुणा में 3 गुणा 5। अब यहाँ पे 2 है वो 4 बार गुणा में, तो 2 की घात आ जाएंगी 4, गुणा में 3 एक बार गुणा में और 5 एक बार गुणा में, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 162 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं हम। 162 में इकाई का अंक 2 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा इसमें 81 बार। अब 81 में इकाई का अंक 1 है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। फिर हम देखते हैं 3 का भाग, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याओं को ही भाग दिया जाता है। तो अंकों का योग करें, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 27 बार। अब 27 के अंदर फिर से 3 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा 9 बार। 9 में 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए हमने 162 के, तो बराबर में पहले हमने 2 का भाग दिया, गुणा, फिर 3 का भाग दिया, फिर गुणा, फिर 3 का भाग दिया, गुणा, फिर 3 का भाग दिया, गुणा, फिर हमने 3 का भाग दिया। अब 2 है वो तो केवल एक बार गुणा में, गुणा 3 4 बार गुणा में आ गया, तो 3 की घात आ गई 4, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन, 32 व 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, पहले इनके गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या दे रखी है, एक तो 32 और दूसरी दे रखी है 48। दोनों के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 32 के गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग चला जाएगा 16 बार। फिर 16 में इकाई का अंक 6, तो 2 का भाग चला जाएगा 8 बार। अब 8 में 2 का भाग चला जाएगा 4 बार। 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड है वो तो आ गए। 2 का भाग दिया हमने 5 बार, तो 2 को 5 बार गुणा में लिखेंगे। अब किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा में लिखते हैं उतनी उस पर घात आ जाती है, तो 2 की घात 5, ये 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 48 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 48 में इकाई का अंक 8 है, तो पहले 2 का भाग जाएगा 24 बार। फिर 24 में 2 का भाग 12 बार। फिर 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग है वो 3 बार, और 3 अभाज्य संख्या हो गई, तो 3 में 3 का भाग है 1 बार। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 का भाग तो हमने 4 बार दिया है, तो 2 तो 4 बार गुणा में आ जाएगा, और 3 का भाग है वो 1 बार दिया है, तो गुणा में आ जाएगा 3, बराबर में 2 4 बार गुणा में, तो 2 की 4 घात, और गुणा में हमें दे रखा है 3।
अब हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो HCF ज्ञात करना है 32,48 का, और एक हमें LCM ज्ञात करना है 32,48 का, यानी कि 32 और 48 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या, एक ऐसी अभाज्य संख्या जो दोनों संख्याओं में दे रखी है उसको लिख देंगे। तो 2 है वो दोनों संख्याओं के अंदर है, तो 2 को लिख दिया हमने, 2 के अलावा और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों के अंदर है। अब दोनों के अंदर जो 2 की घात दे रखी है उनमें सबसे छोटी घात देखते हैं। तो पहली संख्या में 2 की घात 5 है और दूसरी संख्या में 2 की घात 4 है। इनमें छोटी घात है वो 4 है, तो 2 की घात 4 आ जाएगी। 2 की घात 4 यानी कि 2 को 4 बार गुणा में लिख देंगे। अब 2 का गुणा पहले 2 से करेंगे 4, फिर 4 का गुणा 2 से 8, फिर 8 का गुणा 2 से 16। तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 16। अब LCM देखेंगे, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं आ रही है, तो यहाँ पे दो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, एक तो 2 और एक 3, दोनों को लिख देंगे। HCF में क्या किया जाता है, छोटी घात को लिखा जाता है, और LCM में बड़ी घात को लिखा जाता है। तो 2 की एक में तो घात 4 है, एक में घात 5 है, बड़ी घात 5 है, तो यहाँ पे 2 की घात 5 आ जाएंगी, और गुणा में 3 है, 3 की हमें केवल एक ही घात दे रखी है, तो 3 की एक घात आ जाएगी। अब 2 की 5 घात है, तो 2 को 5 बार गुणा में लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, और गुणा में दे रखा है हमें 3। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, और 32 का 3 से 96। इनका LCM आ जाएगा 96। अब आगे तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है, यदि HCF 42,54 बराबर 6 हो तो LCM 42,54 है वो ज्ञात करो। HCF 42,54, इसका मतलब ये हो गया कि 42 और 54 का जो HCF है वो हमें 6 दे रखा है, और इनका LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक संबंध हमें पता है दो संख्याओं के बीच में, और वो संबंध क्या है, वो संबंध लिखेंगे हम, क्योंकि हमें दे रखा है एक तो HCF 42,54 बराबर 6 और LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्योंकि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा है वो बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणा के, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, उनके HCF और LCM का गुणा कर दो, वो हमेशा बराबर आएगा। दो संख्याओं का गुणा, संख्या हमें 42 और 54 दे रखी है, तो 42 गुणा 54, और बराबर में HCF है वो तो हमें दे रखा है 6, और LCM है वो हमें ज्ञात करना है, LCM की जगह LCM लिखेंगे। अब 6 है वो गुणा में, तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो हमें दे रखा है 42 गुणा 54 बट्टे इसके भाग में आ जाएगा 6, और बराबर में केवल बचेगा LCM। दोनों में से जिस संख्या में भी 6 का भाग जा रहा है 6 का भाग दे देंगे। 54 के अंदर 6 का भाग चला जाएगा 9 बार। अब 42 को 9 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे LCM को पहले लिख सकते हैं। LCM बराबर गुणा करेंगे, 9 का 2 से गुणा, 9 दुए 18 हासिल लगी 1, 9 का 4 से गुणा, 9 चौके 36 और 1 हासिल 37। तो इसका जो LCM है वो आ जाएगा 378। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, यदि A व 48 का HCF व LCM क्रम से 8 व 240 हो तो A का मान ज्ञात करो। A व 48 का, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका HCF और LCM हमें दे रखा है, दोनों संख्याओं में एक संख्या अज्ञात है। तो जब भी हमें दो संख्याएं दे रखी हो और उनमें HCF और LCM में से या तो हमें HCF का मान दे दे, LCM का मान पूछ ले, या LCM का मान दे के HCF का मान पूछ ले, या फिर दोनों संख्याओं में से एक संख्या देके दूसरी का मान पूछ ले, तो इनके अंदर दो संख्याओं का गुणा और उनके HCF और LCM के बीच में जो संबंध है वो संबंध काम में लेंगे। जो अभी हमने लिखा 3 नंबर क्वेश्चन में वही संबंध यहाँ पे काम में आएगा। तो हम लिख देंगे क्योंकि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, तो एक संख्या पहली तो है A गुणा दूसरी संख्या है 48, और बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के। तो HCF है वो तो हमें दे रखा है 8 गुणा LCM है वो हमें दे रखा है 240। अब A का मान ज्ञात करना है, गुणा में 48 है दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 8 गुणा 240, और इसके भाग में 48, एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे। तो 8 और 48 दोनों 8 के पाड़े मारिए,
8 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 8, और 8 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 48। 240 में 6 का भाग चला जाएगा, 6 चौके 24 होते हैं, यानी कि ये 40 बार जाएगा। तो जो पहली संख्या ए है उसका मान आ जाएगा 40। आगे 5वां प्रश्न है, वो हमें दे रखा है, निम्न में परिमेय व अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखो, वर्गमूल के अंदर अगर ऐसी संख्या आ जाए जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, तब तो वो अपरिमेय होती है, अन्यथा वो संख्या परिमेय होती है। दूसरी एक चीज हम पढ़ के आए कि एक परिमेय संख्या और एक हम ले लें अपरिमेय संख्या, तो इनका जोड़ घटाव गुणा भाग है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक नंबर में दे रखा है हमें √5, वर्गमूल के अंदर 5 आ गया और 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद में 2 नंबर, 2 नंबर में हमें दे रखा है 3 + √9। अब 9 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 है वो 3 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। तो 3 + 9 का वर्गमूल लिख देंगे, क्योंकि निकाल सकते हैं तो लिख देंगे वर्गमूल। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएंगे 6। अब 6 एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या वो क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो 2 नंबर है वो परिमेय संख्या है। अब आगे 3 नंबर है, उसमें एक तो संख्या दे रखी है 5 और दूसरी दे रखी है √2। 5 है वो तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्णांक संख्या है, और √2 है तो 2 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या आ गई जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब एक तो परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, और इनका हमें दे रखा है योग। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योग है ना, वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो जो 3 नंबर पार्ट है वो हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद में आगे 4 नंबर, 4 नंबर में हमें दे रखा है √2/√18। तो पहले इसको अगर हल कर सकते हैं तो हल कर लेंगे। ऊपर √2 दे रखा है, क्या नीचे वाली संख्या को हम 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो 18 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9, 9 दूगे 18 होते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो ऊपर तो √2 है, नीचे √18 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9। तो √2/2 संख्याएं अलग अलग गुणा में तो इन दोनों का वर्गमूल है वो अलग अलग कर सकते हैं। 2 है वो तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा। गुणा में 9 है उसका वर्गमूल कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब ऊपर √2 है, नीचे √2 है, और सभी संख्याएं गुणा और भाग में आपस में भाग दे सकते हैं। तो √2 समान संख्या का भाग हमेशा एक बार जाता है, तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे 3। अब 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, 2 पूर्णांक संख्याएं भाग के रूप में आ गई, और अगर भाग के रूप में आ गई तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद में आगे हम देखें 5 नंबर, तो 5 नंबर में हमें दे रखा है 2√5 -√5। अब 2√5 -√5, तो दोनों के अंदर √5 है वो तो दोनों के अंदर है, तो इसको तो हम कॉमन ले लेते हैं। पहले पद में इसके अलावा 2 है, आगे चिन्ह माइनस, दूसरे पद से √5, पूरा पद कॉमन आ गया, और पूरा पद कॉमन आ जाता है वहां पे एक शेष बचता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे 1, √5 के गुणा में 1 आ गया, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वापस वही संख्या आती है, यानी कि √5। अब वर्गमूल के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या आ गई, 5 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये जो संख्या है वो हो गई अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद में आगे 6 नंबर, अगर हम 6 नंबर में देखें तो हमें दे रखा है 2/√16। अब √16, पहले तो वर्गमूल की संख्या को हमें यह देखना है कि क्या उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या। तो 2 अब 16 है वो 4 का वर्ग होता है, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब 2 और 4 दोनों में 2 का भाग जा रहे हैं, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, 1/2, 2 संख्याओं के भाग के रूप में आ गई, और 2 संख्याओं के भाग के रूप में आ गई तो वो संख्या हो गई परिमेय संख्या। इसी प्रकार 7वां है, √49 दे रखा है। अब 49 है वो 7 का वर्ग होता है, तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। अब ये एक पूर्णांक संख्या आ गई, और पूर्णांक संख्या वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार 8 नंबर, 1/√2, तो 1 है वो तो है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या तो परिमेय हो गई, और √2 है वो हो गई अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल के अंदर
ऐसी संख्या आ गई जो किसी का भी वर्ग नहीं है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ पे भाग दिया जा रहा है और इनका जो भाग है वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार पहला पार्ट है वो हो जाएगा अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा अपरिमेय, चौथा है वो हो जाएगा परिमेय, पांचवा है वो हो जाएगा अपरिमेय, छठा और सातवां ये दोनों परिमेय और आठवां है वो क्या है अपरिमेय। अब आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल की संख्या को जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसे अपरिमेय सिद्ध करना। तो सभी का तरीका समान रहेगा। सबसे पहले जो हमें वर्गमूल में संख्या दे रखी है उसको परिमेय संख्या लेके चलेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न है उसमें सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसकी शर्त लिख देंगे। परिमेय संख्या तो इसको दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखा जा सकता है। तो √7 बराबर लिख सकते हैं p/q। अब इसकी एक शर्त और होती है क्या कि pq परस्पर सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं तथा जो नीचे वाली संख्या है q उसका मान 0 के बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या है क्योंकि √7 को हम लिख सकते हैं √7/1 और जब भी हमें एक एक भिन्न संख्या दिखाई देगी तो वहां पे हम वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो एक का गुणा करेंगे हम p से, तो ये तो आ जाएगा p बराबर √7 का गुणा हम q से करेंगे तो ये आ जाएगा √7 गुणा q। अब क्योंकि √7 वर्गमूल की संख्या आ गई, वर्गमूल आ गया तो हम वर्गमूल को हटाएंगे और इसको हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ वर्ग कर दें, क्योंकि दोनों तरफ एक एक संख्या दे रखी है हमें, क्योंकि गुणा में संख्या है तो वो एक संख्या मानी जाती है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का वर्ग है वो तो हो जाएगा p²। अब दाईं तरफ दो संख्याएं गुणा में है तो दोनों का वर्ग अलग अलग होगा। √7 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 7 बचेगा और गुणा में q का वर्ग हो जाएगा q²। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें इनके सह अभाज्य होने की शर्त है उसका उल्लंघन करना है। हमें ये दिखाना है कि ये सह अभाज्य नहीं है, इसका मतलब दोनों में समान संख्या का भाग जा रहा है। तो p² बराबर 7 गुणा q² आ गया। अगर किसी भी संख्या को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दें तो उन दोनों संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि 21 को हमने लिख दिया 3 गुणा 7, तो 21 में 3 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है। अब p² बराबर 7 गुणा q² आ गया, इसका मतलब p² में 7 का भी भाग जाता है और p² में q² का भी भाग जाता है। तो प्रकट करता है कि p² 7 से विभाजित है, या ये लाइन लिख सकते हैं कि p² में 7 का भाग जाता है। अब हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में एक अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। तो p² अगर 7 से विभाजित है तो इसका मतलब p है वो भी 7 से क्या है विभाजित है, p है वो 7 से क्या है विभाजित है। अब p में 7 का भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा, उस भागफल को 7 से गुणा करेंगे तो वो p के बराबर आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 21 है उसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो अगर 21 में 3 का भाग देंगे तो 21 में 3 का भाग है वो 7 बार जाएगा और भाजक को अगर भागफल से गुणा कर दें तो जिस संख्या के अंदर हम भाग दे रहे हैं उस संख्या के बराबर प्राप्त होता है। हमें 3 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 21 प्राप्त होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो भागफल है वो a है, यानी कि जो a है वो इसका दूसरा गुणनखंड होगा। जो भी भागफल होता है वो उस दी गई संख्या का दूसरा गुणनखंड होता है। तो माना p का दूसरा गुणनखंड, तो माना p का दूसरा गुणनखंड है वो a है, इसलिए p बराबर होगा 7 गुणा a। अब p² वाली जो समीकरण है उसे नाम दे देंगे 1 नंबर और इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हमने p के बराबर में लिखा है तो p का मान है उस समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो समीकरण दो को समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक पी स्क्वायर है, पी की जगह लिखेंगे 7a इसकी घात 2 बराबर में 7 गुणा क्यू स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो दो संख्याएं गुणा में, दोनों का वर्ग अलग अलग होगा। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और a का वर्ग a स्क्वायर बराबर में 7 गुणा क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर को अलग करते हैं क्योंकि p का तो एक गुणनखंड हम 7 लिया है कि p है वो 7 से विभाजित होता है। तो अब हमें q को भी 7 से विभाजित सिद्ध करना है, तो क्यू स्क्वायर को अलग करते हैं। तो बाईं तरफ 49 a स्क्वायर है, इसके भाग में आ जाएगा 7 और बराबर में बचेगा क्यू स्क्वायर। 49 में 7 का भाग चला जाएगा 7 बार, तो इसे हम देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 7 गुणा a स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर है वो दो संख्याओं के गुणा के रूप में आ गई, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग है वो क्यू स्क्वायर में पूरा पूरा जाएगा। तो हमें 7 से विभाजित सिद्ध करना है, तो 7 को लेके चलते हैं। तो प्रकट करता है कि क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है। अब क्यू स्क्वायर है वो 7 से विभाजित है, इसका मतलब क्यू है वो भी 7 से विभाजित है। अब क्यू 7 से विभाजित है, पी भी 7 से विभाजित है। हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों संख्याओं में 7 का भाग जा रहा है, तो यह इनके सहअभाज्य होने की शर्त का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो अब हम लिख देंगे कि प्रकट करता है पी व क्यू दोनों 7 से विभाजित हैं, दोनों 7 से विभाजित हैं, जो कि पूर्व धारणा के विपरीत है, जो कि पूर्व धारणा या पूर्व मान्यता के विपरीत है। इसका मतलब हम जो लेके चले थे उसका विपरीत होगा। हम लेके चले थे कि √7 है वो एक परिमेय संख्या है, तो उसका विपरीत हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो प्रकट करता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि √7 एक अपरिमेय है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, रमेश व सुरेश एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में क्रमशः 20 व 25 मिनट का समय लेते हैं। यदि दोनों एक साथ एक ही समय एक स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो बताइए कितने समय के बाद दोनों पुनः मिलेंगे। तो सबसे पहले दो दोस्त दे रखे हैं रमेश और सुरेश, और वो दोनों एक वृत्ताकार पथ का यानी कि एक वृत्त दे रखा है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। रमेश है वो तो 20 मिनट लगाता है और सुरेश है वो एक चक्कर लगाने में 25 मिनट लगाता है। तो रमेश द्वारा लिया गया समय, रमेश द्वारा एक चक्कर में लगाया गया समय या लिया गया समय बराबर हमें दे रखा है 20 मिनट, और दूसरा दे रखा है सुरेश द्वारा एक चक्कर में लगाया गया समय बराबर हमें दे रखा है 25 मिनट। अब हमें क्या दे रखा है, यदि दोनों एक साथ एक ही समय और एक ही स्थान से, जैसे कि यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया ए, तो दोनों एक ही स्थान इस ए बिंदु से चलेंगे एक ही समय। अगर एक 7 बजे चलना प्रारंभ करता है तो दूसरा भी 7 बजे एक साथ चलेंगे। और विपरीत दिशा में, यहाँ पे दिशा का हमें ध्यान रखना है, विपरीत दिशाएं यानी कि एक अगर घड़ी की दिशा में चलेगा तो दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। अब क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो रमेश इस दिशा से चल रहा है और सुरेश इस दिशा से चल रहा है, ये एक चक्कर पूरा होने से पहले ही एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब एक चक्कर पूरा होने में कम से कम समय लेता है, वो लेता है 20 मिनट का, ये 20 मिनट से भी कम समय में मिल जाएंगे। और जब समय वो सबसे कम समय से भी कम लग रहा हो, यानी कि उत्तर है वो जो हमें राशियां दे रखी हैं उनसे कम आ रहा है, तो वहां पे हमेशा HCF ज्ञात किया जाता है। ये चीज मैंने जो प्रश्नावली करवाई थी उसके अंदर भी बताया था कि हमें दिशा का खास ध्यान रखना है। समान दिशा है तो समय ज़्यादा लगेगा, विपरीत दिशा है तो समय कम लगेगा, एक चक्कर से पहले ही मिल जाएंगे। तो समान दिशा होने पर LCM होता है, विपरीत दिशा होने पर HCF ज्ञात किया जाएगा। तो हम लिखेंगे एक साथ एक समय
एक स्थान व विपरीत दिशा में चक्कर लगाने पर पुनः मिलने का समय बराबर होगा HCF ऑफ 20 और 25। HCF ज्ञात करेंगे इनका गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से पहले 20 और 25 दोनों का गुणनखंड करते हैं। 20 के अंदर पहले 2 का भाग जाएगा, ये जाएगा 10 बार, फिर 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 20 के जो गुणनखंड हैं वो तो आ गए। पहले हमने 2 का भाग दिया 2 बार, 2 गुणा 2, और गुणा में फिर आ गया हमारे पास 5, 2 बार गुणा में 2 की 2 घात गुणा में 5। 25 के गुणनखंड 25 बराबर 5 का भाग दिया हमने 2 बार, तो 5 गुणा 5, 5 2 बार गुणा में आ गया तो 5 की 2 घात। अब इनका HCF निकालेंगे। तो HCF में वो संख्या देखते हैं जो दोनों के अंदर है। तो 5 है वो दोनों के अंदर है, तो 5। अब छोटी घात देखते हैं। तो जो 20 है उसके गुणनखंड में तो 5 की घात 1 आई है, और 25 के गुणनखंड में 2 घात आई है। छोटी घात 1 है, 5 की 1 घात, यानी कि उनको पुनः मिलने में 5 मिनट का समय लगेगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न का HCF व LCM ज्ञात करो। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। नंबर 1 में हमें 3 संख्या दे रखे हैं, 8, 16 और 24। पहले इनके गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे। पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 8 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार गुणा में आ गया तो 2 की घात 3। 16 के गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, और फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 16 बराबर आ जाएगा 2 का भाग 4 बार दे दिया तो 2 को 4 बार गुणा में लिख देंगे, और 4 बार गुणा में लिख दिया तो 2 की घात आ जाएंगी 4। आगे 24 के गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 24 के गुणनखंड आ गए। 24 बराबर 2 का भाग 3 बार दिया है तो 2 को 3 बार गुणा में लिख देंगे, और 3 का गुणा 1 बार है, बराबर में 2 का गुणा 3 बार है तो 2 की 3 घात, और गुणा में 3। अब हमें एक तो ज्ञात करना है इनका HCF किसका, 8, 16, 24 का HCF ज्ञात करना है। तो वो संख्या देखते हैं जो तीनों के अंदर है। तो 2 है वो तीनों के अंदर है, तो 2 को लिख दिया। अब छोटी घात देखते हैं। तो 2 की घात एक तो दे रखी है 3, एक 4 और एक 3। तो 4 और 3 में छोटी घात है वो 3 है, तो 2 की घात 3 आ जाएंगी। 2 की घात 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 2 का 2 से गुणा 4, और 4 का 2 से गुणा 8। तो इनका HCF है वो तो 8 आ जाएगा। LCM ज्ञात करेंगे। तो 8, 16, 24 LCM के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं गुणा में आई है उन सभी को लिख देंगे। तो एक तो हमारे पास आया 2 और एक आया 3, तो 2 गुणा 3। LCM में बड़ी घात लिखी जाती है। तो 2 की एक तो 3 घात है और एक 4 घात है, तो बड़ी घात आ गई 4, और 3 की केवल हमें एक ही घात दे रखी है तो 3 की 1 घात। 2 की 4 घात है, 2 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, और गुणा में 3 की 1 घात है, 3 को 1 बार गुणा में लिखेंगे। अब इनका गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, और 16 का 3 से 48। आगे सेकंड पार्ट में संख्या दे रखी हैं 9, 13 और 17। पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो 9 के अंदर 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। 17 भी एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का भाग जाएगा 1 बार। गुणनखंड के रूप में लिख दें। तो 9 के अंदर हमने 3 का भाग 2 बार दिया है तो 3 गुणा 3, 3 2 बार गुणा में 3 की 2 घात। 13 के अंदर 13 का भाग दिया है केवल, और 17 के अंदर केवल 17 का भाग दिया है। अब एक तो हमें लिखना है इनका HCF 9, 13, 17। HCF के अंदर हम ऐसी संख्या देखते हैं जो तीनों के अंदर है।
तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर दे रखी है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणा में एक लिखा जा सकता है, तो एक है वो प्रत्येक संख्या के गुणा में, इनका जो HCF है वो आ जाएगा एक। जब कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता है तो वहाँ पे HCF एक होगा। एक हमें ज्ञात करना है LCM 9,13,17 का। तो हमारे पास तीन अभाज्य संख्याएं आई हैं यहाँ पे, एक तो 3, एक 13 और एक 17। तो 3 गुणा 13 गुणा 17, तो 3 है उसकी अधिकतम घात है वो 2 आई है, 13 की अधिकतम घात 1 है और 17 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो इनकी एक एक घात आएगी। 3 की 2 घात है तो 3 की स्क्वायर 9 होती है, या 3 को 2 बार गुणा में लिख दो, गुणा में 13 और गुणा में 17। अब इनका गुणा करते हैं, तो पहले 9 का गुणा 13 से, तो 13 9 होते हैं 117। अब इसका गुणा करेंगे हम 17 से, पहले 7 का गुणा कर देते हैं, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 हासिल 11 हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब 1 का गुणा करेंगे पहले के नीचे क्रॉस, 7 का 1 से गुणा 7 एकम 7, 1 का 1 से गुणा 1 और फिर 1 का 1 से गुणा 1, जोड़ देंगे इनको, तो 9 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1989। आगे 3 नंबर में हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 12 और 15। सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 का भाग 2 बार और गुणा में 3, 2 2 बार गुणा में 2 की 2 घात और गुणा में 3 की 1 घात। 15 के गुणनखंड करते हैं, पहले 3 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 15 बराबर 1 बार 3 का भाग दिया और 1 बार 5 का, 3 गुणा 5। एक तो हमें लिखना है इनका HCF 12,15। HCF लिखना है तो वो संख्या लिखेंगे जो दोनों में, तो दोनों में केवल 3 है तो 3 लिख दिया, और 3 की दोनों में एक एक घात दे रखी है तो न्यूनतम घात 1 आ गई, HCF 3 हो गया। LCM ज्ञात करना है 12,15 का, तो वो संख्या लिखेंगे जो सभी में दे रखी है हमें। तो एक तो हमें दे रखा है 2, एक 3 और एक 5, 3 संख्या आ गई 2 3 और 5। LCM के लिए जरूरी नहीं कि दोनों में हो, संख्या आनी चाहिए। तो 2 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्या ही है। अब सबसे बड़ी घात देख लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी घात है वो 2 दे रखी है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है और 5 की सबसे बड़ी घात है 1 है। एक घात लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 की 2 घात है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, गुणा में 3 और गुणा में 5। अब इनका गुणा करते हैं, 4 3 12 और 12 पंजे 60, तो इनका LCM है वो 60 आ जाएगा। आगे 4 नंबर में हमें 3 संख्या दे रखी हैं 3 6 और 20। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं इनके, तो 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा केवल 1 बार, तो 3 के गुणनखंड तो हो गए केवल 3। 6 के अंदर हम देखें तो एक तो 2 का भाग जा रहा है 3 बार और फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार, तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। 20 के अंदर पहले 2 का भाग जा रहा है 10 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 है वो तो 2 बार गुणा में आ गया 2 की 2 घात और गुणा में 5 की 1 घात। एक तो हमें लिखना है इनका HCF 3,6,20 का। HCF में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अंदर है, तो 3 है वो पहले 2 के अंदर है लेकिन तीसरी संख्या में नहीं है। इसी प्रकार 2 है वो अंतिम 2 में तो है लेकिन पहली संख्या में नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर है, तो HCF आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को तीनों संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम लिखेंगे इनका LCM 3,6,20 का। तो LCM में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आई हैं सबको लिख देंगे। एक तो अभाज्य संख्या आई है 2, एक आई है 3 और एक आई है 5। 2 की बड़ी घात देखें तो बड़ी घात हमें दे रखी है 2, 3 की बड़ी घात है वो 1 दे रखी है और 5 की भी अधिकतम घात है वो 1 दे रखी है। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, क्योंकि 2 की स्क्वायर है 2 बार गुणा में लिखा जाएगा, गुणा में 3 और गुणा में 5। गुणा करते हैं इनका, 4 3 12 और 12 पंजे 60, तो इनका जो LCM है वो 60 आ जाएगा।